नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, सत श्री अकाल, खैर खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में आपको टॉप मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। सारे क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है साथियों, कई एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन भी है और साथ में एनसीईआरटी की बुक से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज का अपना टॉपिक है साथियों, मानव के विभिन्न तंत्रों में अपन श्वसन तंत्र की आज बात करेंगे साथियों। तो आज का अपना टॉपिक है साथियों श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम साथियों। तो श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। श्वसन तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आज के इस सेशन में ऐड किए हैं साथियों। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट मिलेगा साथियों। तो आप इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, मैंने आपको बताया था कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो अपन बायोलॉजी कवर कर रहे हैं पहले। तो बायोलॉजी में अपन मानव में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। जैसे श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और कंकाल तंत्र है, मानव जनन तंत्र है। विभिन्न प्रकार के तंत्रों के विषय में चर्चा करेंगे साथियों। तो आज का अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों वो है, जीवों में कोशिकीय श्वसन पाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जीव है, जीवों में यानी पादपों में और जंतुओं में दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है साथियों। दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है साथियों। इसमें दो प्रकार का कौन कौन सा श्वसन पाया जाता है जंतुओं में? पहला है साथियों ऑक्सी श्वसन व दूसरा है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन व अनोक्सी श्वसन, दो प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं साथियों। अपन इनके बारे में अभी आगे भी अध्ययन करेंगे साथियों। तो जीवों में कोशिकीय श्वसन पाया जाता है, यानी कि जीवों में कितने प्रकार के या कौन कौन से श्वसन पाए जाते हैं? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जीवों में कोशिकीय श्वसन वायवीय व अवायवीय, यानी मैंने बताया आपको, यानी कि जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन? क्योंकि साथियों आपको पहले मैं बता दूं कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है साथियों ऑक्सी श्वसन। यानी ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है साथियों, तभी ऑक्सी श्वसन होता है साथियों। जैसे कि मानव में ऑक्सी श्वसन पाया जाता है क्योंकि हमें अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है साथियों। और जो अनोक्सी श्वसन है, उस अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है साथियों, कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी श्वसन में? अनोक्सी श्वसन में। जबकि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है, जबकि अनोक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है साथियों। श्वसन दो प्रकार के हैं, मैंने बताया, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। श्वसन वर्णक है, यानी कि मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और या प्लेटलेट्स। साथियों, हमारे शरीर में जो श्वसन वर्णक है वो होता है साथियों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है वो हमारे शरीर में आरबीसी में पाया जाता है साथियों। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स में पाया जाता है साथियों। श्वेत रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है साथियों। और ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की परिवहन में सहायक होता है साथियों। ऑक्सीजन के परिवहन में, यानी ये क्या करता है कि हमारे जो ब्लड की आरबीसी है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है कि जब ऑक्सीजन अब हमारे ब्लड में पहुंचती है तो उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है साथियों, और उसके माध्यम से अपने पूरे शरीर में, ये रक्त के माध्यम से पूरे जो शरीर के पूरे अंगों में फैल जाता है साथियों। तो एक श्वसन वर्णक है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। और साथियों आपको बता दूं, जो
रक्त का लाल रंग है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कवक में किस प्रकार का शोषण पाया जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको पहले बताया था कि शोषण दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी शोषण और अनोक्सी शोषण। तो साथियों ईस्ट एक कवक होती है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। तो इसमें किस प्रकार का शोषण पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सी शोषण, अनोक्सी शोषण, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ईस्ट जो कवक है उसमें अनोक्सी शोषण पाया जाता है। किस प्रकार पाया जाता है साथियों, मैं बता देता हूँ कि क्या होता है साथियों। अनोक्सी शोषण में क्या होता है कि जिन जीवों में अनोक्सी शोषण पाया जाता है उनके शरीर में जो ग्लूकोज का संचय रहता है साथियों, C6H12 O6 का तो संचय रहता है, तो उसका ऑक्सीकरण होता है साथियों। तो जो अनोक्सी शोषण होता है उसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है साथियों। तो ये क्या होता है, विखंडित होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। और किस रूप में होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है C6H12O6। तो ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ये अनोक्सी शोषण है साथियों। तो ये क्या करता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है साथियों। तो C2H5 और साथ में यहाँ OH निकलती है प्लस CO2 और साथ में एनर्जी का निर्माण होता है साथियों। तो इसमें एथेनॉल का निर्माण होता है साथियों। इसके जो ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो ग्लूकोज के विखंडन से एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि यह अनोक्सी शोषण होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एथेनॉल का यानी कि अल्कोहल का निर्माण होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ऑक्सी शोषण के दौरान बनने वाला अंतिम उत्पाद है। दोस्तों ऑक्सी शोषण यानी कि जैसे हमारे अंदर ऑक्सी शोषण ही होता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसमें बनने वाला अंतिम उत्पाद कौन कौन सा क्या होता है? CO2 होता है, H2O, ऊर्जा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो ऑक्सी शोषण है उसमें अंतिम उत्पाद ये सभी होते हैं। उसमें CO2 भी बनता है, H2O भी बनता है और ऊर्जा का निर्माण भी होता है। किस प्रकार होता है साथियों, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचय रहता है ऊर्जा के रूप में। जो अपन भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में संचय हो जाता है साथियों। तो ये क्या करता है कि जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है कि हमारी कोशिकाओं में जाकर जो ग्लूकोज है उससे क्रिया करके उसको विखंडित करती है या उसका ऑक्सीकरण करती है साथियों। ऑक्सीजन शरीर में वायुमंडल से परिवेश शरीर में जाती है श्वसन के दौरान और ये ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा इसका विखंडन होता है। तो ये टूटती है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों। और यहाँ पे 6 O2 अणु यानी ऑक्सीजन के 6 अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो ये टूटते हैं तो 6 ही अणु CO2 के और 6 ही अणु H2O के निर्माण होता है साथियों। तो ऑक्सी शोषण के दौरान क्या हुआ, CO2 का भी निर्माण हुआ, H2O का निर्माण भी हुआ और लास्ट में यहाँ पर एनर्जी के ATP के 36 या 38 अणुओं का निर्माण होता है ऑक्सी शोषण के दौरान। तो आपको साथियों ये सारे ऑप्शन है वो सारे, इसमें CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सी शोषण हमारे अंदर पाया जाता है, यानी मानव के द्वारा ऑक्सी शोषण ही होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये शोषण की क्रिया संपन्न होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोक्सी शोषण के दौरान बनने वाला अंतिम उत्पाद है। दोस्तों अभी मैंने बताया है कि जो ईस्ट कवक होती है, ईस्ट कवक जीवाणु और कुछ निम्न स्तरीय जो पादप हैं उनमें अनोक्सी शोषण पाया जाता है साथियों, उनमें अनोक्सी शोषण पाया जाता है। तो इनमें बनने वाला जो अंतिम उत्पाद होता है वो अल्कोहल और अम्ल दोनों ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। किस प्रकार होते हैं मैंने अभी बताया था आपको कि जो ईस्ट में मैंने पहले बताया था कि एथेनॉल का निर्माण होता है और CO2 साथ में निकलती है और एनर्जी का निर्माण होता है। और जैसे हमारी पेशियाँ होती हैं साथियों, दो प्रकार से होता है अनोक्सी शोषण। एक हमारी पेशियों में भी होता है कि क्या होता है साथियों, हमारी जो शरीर की पेशियाँ हैं
तो उनमें क्या होता है कि जैसे अपन कोई भारी काम करते हैं या फिर अपन दौड़ लगाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है साथियों। तो ये ऑक्सीजन हमारी पेशियों तक नहीं पहुंच पाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे शरीर में भी पेशियों में यानी शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इन पेशियों में अनोक्सी श्वसन की क्रिया हो जाती है साथियों। तो अनोक्सी श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण तो पहले से रहता है पेशियों में। C6H12 O6 तो हमारे पेशियों में पहले से संचित रहता ही है। तो ये इसका विखंडन होता है तो क्या होता है साथियों, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है साथियों। लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 और प्लस यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है साथियों। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है हमारी पेशियों में और इस लैक्टिक अम्ल के संचय से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल के हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है तो एटन की समस्या हो जाती है साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी पेशियों में एटन की समस्या क्यों होती है। तो हमारे जो शरीर में कोई भारी कार्य करने की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में या हमारी जो पेशियाँ होती हैं उनमें एटन की समस्या बन जाती है साथियों। तो अनोक्सी श्वसन के दौरान अम्ल भी बनता है, जो मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया था ईस्ट कवक में होता है। और जो अम्ल का निर्माण है वो तो होता है लैक्टिक अम्ल पेशियों में, और जो अल्कोहल का निर्माण है वो होता है ईस्ट कवक के अंदर। तो इन दोनों में, ईस्ट में और हमारी पेशियों में, इनमें दोनों में अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। ऑक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। मैंने अभी बताया था साथियों कि ऑक्सी श्वसन अभी किस प्रकार मानव में होता है। C6H12O6 प्लस 6 O2 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो 6 CO2 बनते हैं प्लस 6H2O का निर्माण होता है और साथ में यहाँ पर 36 से लेकर 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है साथियों। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान 36 या 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है साथियों। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 22 से 24 एटीपी अणु, 5 से 10 एटीपी अणु, 28 से 30 एटीपी अणु, 36 से 38 एटीपी अणु। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान साथियों 36 से 38 एटीपी अणु बनते हैं साथियों। 36 से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। केएचवी में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि जो केएचवी में श्वसन की क्रिया होती है वो कौन से अंग के द्वारा होती है साथियों। ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, गिल्स द्वारा, नम श्लेष्मी त्वचा के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। साथियों केंचुए में श्वसन की क्रिया होती है उसकी नम श्लेष्मी त्वचा के द्वारा, यानी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है केंचुआ साथियों। ये हमारी जो मृदा है उसमें पाया जाता है और ये कंपोस्ट का निर्माण करता है। वर्मी कंपोस्ट यानी एक अच्छी खाद का निर्माण करता है। और इसे साथियों क्या कहा जाता है, इसे किसान का मित्र कहा जाता है साथियों। केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो हमारी मृदा को उर्वर बनाती है, उपजाऊ बनाती है, जिससे कि क्या होती है फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होने की वजह से इसे किसान का मित्र कहा गया है साथियों केंचुए को। तो ये नम श्लेष्म त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली में गैसीय विनिमय होता है, यानी मछली में वही बात कि मछली में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। गैसीय विनिमय का मतलब हो गया साथियों यहाँ पे श्वसन की क्रिया। तो मछली में पता है आपको साथियों त्वचा के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है या गिल्स के द्वारा होता है। तो साथियों आपको पता है कि मछली में गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स या फिर गलफड़े पाए जाते हैं, जिनकी वजह से मछलियों में श्वसन की क्रिया होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गिल्स के द्वारा मछली में श्वसन या फिर गैसीय विनिमय की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च श्वसन के समय पसलियाँ गति करती हैं, यानी कि जब अपन उच्च श्वसन का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, और अंतर श्वसन का मतलब होता है साथियों, उच्च श्वसन का मतलब तो श्वास को शरीर से बाहर निकालना, और अंतर श्वसन का मतलब होता है अंतर श्वसन में अपन श्वास को अंदर लेते हैं, खींचते हैं साथियों, और उच्च श्वसन में श्वास को बाहर निकालते हैं साथियों। तो आप ये करके ये जो इसमें उच्च श्वसन में यानी श्वास को बाहर निकालने की क्रिया आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए साथियों। आप क्या होता है कि जो हमारी पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर गति करती है साथियों, नीचे की ओर गति करती हुई प्रतीत होती है साथियों। तो उस श्वसन के समय हमारी जो पसलियाँ गति करती है वो नीचे की ओर गति करती है साथियों। तो पसलियाँ नीचे की जब गति करती है तो डायफ्राम ऊपर की ओर आता है साथियों।
जब पसलियाँ नीचे की ओर गति करेगी तो डायफ्राम होता है, वो ऊपर की ओर गति करता है साथियों। जो डायफ्राम होता है वो हमेशा क्या करता है, पसलियों के अपोजिट गति करता है साथियों। जब पसलियाँ नीचे गति करेगी तो डायफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा साथियों। और साथियों जब अंतःश्वसन की क्रिया होती है तो अंतःश्वसन की क्रिया में अपन सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होती है, पसलियाँ तो ऊपर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है साथियों। हमेशा डायफ्राम होता है वो पसलियों के अपोजिट क्रिया करता है साथियों। तो यहाँ राइट आंसर होगा कि उस श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। मेंढक श्वसन करते हैं फेफड़ों से, त्वचा से, दोनों से या गिल से। साथियों मेंढक है वो फेफड़ों से और त्वचा से दोनों से क्रिया करते हैं, यानी दोनों से श्वसन की क्रिया करते हैं साथियों। इनमें फेफड़े भी पाए जाते हैं और त्वचा, इन दोनों के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करते हैं साथियों। तो साथियों ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वो श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड किए हैं साथियों। आप चाहे CET, पशु परिचर, रीट, पटवार, SSC, रेलवे, जहाँ कहीं भी राजस्थान लेवल या फिर इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल की जो कोई भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस का पोर्शन आता है साथियों आपका, तो साइंस का जो पोर्शन आता है तो साइंस के पोर्शन में जहाँ कहीं भी आपके ऐसा साइंस का पोर्शन जुड़ा हुआ है तो ये जो क्विज है वो आपके लिए बेहतरीन रोल निभाने होने वाली है साथियों। क्योंकि आपको यहाँ पे थ्योरी भी मिलती है और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो आपका दोनों काम यहाँ से हो रहा है, थ्योरी भी मिल रही है और ऑब्जेक्टिव। सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से लिए जाते हैं साथियों, NCERT की बुक से। और आप चाहो तो इन बुक से बाद में रीड भी लगा सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्शन आप दर्ज करवाना चाहो, आपत्तियाँ लगाना चाहो तो NCERT की बुक से आप बाकायदा लगा सकते हो साथियों। तो साथियों आज का जो टॉपिक था श्वसन वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बेहद ही पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा तो साथियों कमेंट जरूर कीजिए साथियों। कमेंट करके आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्लासें लेके आऊँ साथियों। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।